हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 के साइंस। और क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड, बेस एंड सॉल्ट, जहाँ पर हम एसिड के बारे में, बेस के बारे में और सॉल्ट और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में डिटेल में स्टडी कर रहे थे। साथ ही हमने इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ लिया था और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में भी पढ़ लिया था। तो एक बार हम इन्हें दोबारा से रिवाइज करके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर को स्टार्ट कर लिया था, जहां पर हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा था कि एसिड यानी कि जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं। बच्चों, जो अम्ल होते हैं, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि अम्ल क्या होते हैं, इनका स्वाद क्या होता है। जैसे कि हमने देखा दही है, नींबू का रस है, संतरे का रस है और सिरका है, तो वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इन पदार्थों का स्वाद खट्टा है, इसीलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल पाए जाते हैं, यानी कि एसिड होती है। ठीक है, तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनकी रासायनिक प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लिखें कि इनकी जो है रासायनिक प्रकृति क्या है, तो इनकी जो रासायनिक प्रकृति है वो क्या है? अम्लीय है। क्योंकि ये अम्लीय पदार्थ हैं तो रासायनिक प्रकृति ऑब्वियसली अम्लीय ही होगी। अगर क्षारीय पदार्थ होंगे, रासायनिक प्रकृति क्या होगी? क्षारीय प्रकृति के होंगे। ठीक, क्षारकीय प्रकृति के होंगे। तो वही हमने यहाँ पर पढ़ा। फिर यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा था कि ये क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, है ना। अगर हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है तो उसको क्या कर देते हैं? ये लाल लिटमस में परिवर्तित कर देते हैं। अब एसिड शब्द हम जानते हैं, ठीक है। एसिड शब्द, इसकी जो उत्पत्ति है बच्चों, ये लैटिन शब्द से हुई है। कैसे हुई है? लैटिन शब्द एसियर से हुई है। लैटिन शब्द एसियर से हुई है। इसका मतलब क्या होता है? एसियर का मतलब होता है बच्चों खट्टा। क्या होता है? खट्टा। चलिए, इसीलिए इसीलिए ये जो अम्ल है, इसीलिए हम कहते हैं कि अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है, चलो। अब ये जो अम्ल है बच्चों, जो कि हमने बात की, नींबू में, दही में, सिरके में जो अम्ल पाए जाते हैं इन्हें प्राकृतिक अम्ल कहा जाता है। किस प्रकार के अम्ल हैं? प्राकृतिक अम्ल। तो ये हम डिस्कस कर चुके थे वैसे तो। जैसे कि हमने कहा कि विनेगर में, सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। वैसे ही एंड स्टिंग में, यानी कि चींटी के डंक में, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, कर्ड में यानी कि दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। स्पिनच यानी कि पालक में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। तो ऐसे अलग अलग एसिड्स यहाँ पर पाए जाते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस में। अब ये जो एसिड है जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा, ये सारे के सारे एसिड कैसे? ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। यानी कि बच्चों ये सारे के सारे क्या है? प्राकृतिक एसिड है। ठीक है, नेचुरल एसिड्स हैं। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्राकृतिक अम्ल क्या होते हैं। अब क्षार की बात करते हैं। जैसे हमने बात की बेकिंग सोडा, अब ये कैसा होता है? अब इसका स्वाद भी क्या खट्टा होता है? बेकिंग सोडा का स्वाद। अब हमें पता है कि बेकिंग सोडा का स्वाद कैसा होता है? थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, कैसा होता है? कड़वा होता है। तो वही हमने पढ़ा कि जो बेस होते हैं, तो बेकिंग सोडा क्या है? एक प्रकार का क्षार है, यानी कि बेस है। इसीलिए इसका स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। तो जितने भी हमारे पास बेस होते हैं उनका स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। ठीक है, चलिए। फिर हमने कहा कि जो बेस है ये टच करने में कैसे होते हैं? सोपी होते हैं, यानी कि साबुन जैसे चिकने होते हैं। अगर हम इन्हें अपनी उंगलियों के बीच में रख करके टच करते हैं, उंगलियों को आपस में रगड़ते हैं, तो हम कैसे देखते हैं कि ये कैसे हैं? स्लिपरी हैं, थोड़ा सा साबुन जैसे हैं, सोपी हैं। ठीक, चलिए। तो ऐसे को क्या हम कहते हैं? क्षार कहते हैं, या हम क्षारक कह सकते हैं। और इनकी प्रकृति क्या होती है? इनकी जो प्रकृति है बच्चों वो होती है, इनकी अगर हम प्रकृति के बारे में बात करें तो वो होती है क्षारकीय प्रकृति।
इनकी प्रकृति क्षारकीय प्रकृति कहलाई जाती है, जबकि जो अम्ल थे उनकी जो प्रकृति थी वो क्या कहलाई जाती थी बच्चों? अम्लीय प्रकृति कहलाई जाती थी। ठीक है, चलो फिर हमने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख लिए थे बेस के। ठीक है, अलग अलग यहाँ पर एग्जाम्पल थे, जैसे कि डिटर्जेंट, बेकिंग सोडा, ड्रेन क्लीनर, लाइम वाटर। ठीक है, और एक और पॉइंट था कि ये जो बेस हैं ये क्या करते हैं? लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। ठीक, चलो तो यहाँ पर अलग अलग बेस हमने देखे, जैसे सोप, साबुन में पाया जाता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको हम NaOH भी कहते हैं। ठीक है, वैसे ही बच्चों लाइम वाटर में पाया जाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक, नेक्स्ट बात करें विंडो क्लीनर्स, यानी कि जो भी हमारे जो ये विंडोज होते हैं, ठीक है, उनको क्लीन करने के लिए जो बेस यूज होता है उसे कहा जाता है अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। नेक्स्ट बात करें अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड जिसे कहा जाता है, तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिस मौजूद हैं। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग बेसिस हैं। अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए आता है कि अलग अलग एसिड्स के आपको नाम लिखने हैं, तो एसिड्स के नाम तो आप इजीली लिख सकते हो, है ना? सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड। वहीं बेस का नाम अगर आता है तो भी आप आसानी से लिख सकते हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों ये एक एंटासिड का काम भी करता है, यानी कि प्रति अम्ल का काम भी करता है। यानी कि शरीर में जब हमारे स्टमक में, पेट में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो एसिडिटी बन जाती है। तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या लेते हैं? इस एंटासिड को लेते हैं। यानी कि ये जो बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या दूध या मैग्नीशियम भी जिसे कहा जाता है, उसको लेने से क्या होता है? वो दोनों एसिड और बेस मिल जाते हैं और न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। यानी कि जो हमारे शरीर में बढ़ी हुई एसिड थी उसके इफेक्ट को वो जो बेस हमने लिया है, ये जो एंटासिड हमने लिया है, ये क्या कर लेता है? उस एसिड के इफेक्ट को खत्म कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस। अब जो ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, उन्हें न्यूट्रल सब्सटेंस कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें चीनी की, तो ना तो वो खट्टी होती है ना ही कड़वी होती है ना? ना तो वो एसिड है ना ही बेस है, यानी कि क्या है? न्यूट्रल सब्सटेंस। वही बात करते हैं हम इंडिकेटर की, तो ये भी हमने पढ़ लिया था, इंडिकेटर्स यानी कि सूचक। अब ये सूचक क्या करते हैं? हमें सूचना देते हैं किसी भी सॉल्यूशन के बारे में। कोई भी विलयन है या कोई भी पदार्थ है, तो उसकी प्रकृति क्या है? क्या वो अम्लीय प्रकृति का है, या वो क्षारीय प्रकृति का है, या वो बच्चों न्यूट्रल है यानी कि उदासीन प्रकृति का है? तो ये प्रकृति के बारे में हमें कौन बताता है? इंडिकेटर्स यानी कि सूचक बताते हैं। अब ये सूचक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ हमारे जो है नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, यानी कि प्राकृतिक सूचक होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक सूचक के बारे में हमने पढ़ा है जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे कि लिटमस है, हल्दी है, गुड़हल का पुष्प है। ठीक है, वहीं अगर हम सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करें तो इसमें है फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मिथाइल ऑरेंज है। तो ये हमारे इंडिकेटर कैसे हैं? जो सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक है, तो ये सारे जो इंडिकेटर हैं इनकी मदद से हम क्या जान सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन अगर हमारे पास है तो वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, चलो तो कैसे? अब लिटमस की बात करें तो लिटमस में अच्छा सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है कि लिटमस, हल्दी, फिनोल्फथैलीन, चाइना रोज, जितने भी इंडिकेटर्स हैं सब में कलर का कंफ्यूजन होता है सबको, है ना? तो हम इजीली इसको याद कर लेंगे। लिटमस तो सबसे इजी है। लिटमस क्या करता है? एसिड को रेड में कन्वर्ट कर देता है और बेस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो आप रख सकते हैं एसिड यानी कि डेंजर, डेंजर यानी कि रेड। तो एसिड किस में कन्वर्ट करता है? रेड में।
वहीं हम बेस की बात करें तो बेस बी से स्टार्ट होता है, बेस, बेस यानी कि ब्लू, ठीक है। तो बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है बच्चों। चलो, तो ये है एसिड क्या करता है, ब्लू टू रेड, और बेस क्या करता है, रेड टू ब्लू, सिंपल। यहाँ पर हमने कुछ टेस्ट सॉल्यूशंस भी लिए थे, जिनको हमने अच्छे से देख लिया था कि कैसे जो है ये हम बता सकते हैं इनका नेचर। कैसे हम बताएंगे कि ये एसिडिक नेचर के हैं या बेसिक नेचर के हैं या न्यूट्रल नेचर के हैं। चलिए, फिर बच्चों हमने बात की थी टर्मरिक की, यानी कि हल्दी के इंडिकेटर की। तो टर्मरिक के इंडिकेटर में हमने देखा था कि पहले तो हम इसका इंडिकेटर बनाना बहुत ही आसान है, हम घर पर भी ये इंडिकेटर बना सकते हैं, ठीक। अब दूसरी चीज, इससे एसिड और बेस को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम बताएंगे कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। तो यहाँ पर जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है उसमें जो है हल्दी का इंडिकेटर कोई भी परिवर्तन नहीं करता, और जो बेसिक सॉल्यूशन होता है उसमें हल्दी का इंडिकेटर जो है रेड कलर में चेंज कर देता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो इजी था। अब यहाँ पर भी हमने कुछ टेस्ट सॉल्यूशंस लिए थे, जिनका टेस्ट करके देखा था कि टर्मरिक सॉल्यूशन का इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने क्या देखा था, जैसे हमने शुगर लिया, ठीक है, चीनी का सॉल्यूशन लिया, चीनी में पानी मिलाया, उसमें हमने क्या डाला, अपना लिटमस पेपर डाला, सॉरी, अपना हल्दी का इंडिकेटर डाला, ठीक है। अब हल्दी का इंडिकेटर डाल करके हमने क्या देखा, यहाँ पर तो कोई चेंज ही नहीं आया, है ना, चीनी के सॉल्यूशन में। अब कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब या तो ये एसिडिक नेचर का है या तो ये न्यूट्रल नेचर का है, ठीक है बच्चों। वहीं कॉमन सॉल्ट की अगर हम बात करें तो सॉल्ट का भी हमने सॉल्यूशन लिया, नमक लिया और उसमें पानी डाल करके उसका एक क्या बना दिया, सॉल्यूशन, यानी कि विलयन बना दिया नमक का। अब हमने उसमें क्या देखा, उसमें जब हमने हल्दी का इंडिकेटर डाला तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आया, यानी कि हमने यहाँ से क्या समझा कि ये क्या है, जब कोई चेंज ही नहीं आया या तो ये एसिडिक है या तो ये न्यूट्रल होगा, ठीक है। वहीं जब हमने लाइम वाटर लिया तो लाइम वाटर में हमने क्या देखा कि जो हल्दी का इंडिकेटर था वो लाल रंग में परिवर्तित हो गया, यानी कि चेंज हो गया रेड कलर में। अब रेड में चेंज कब होगा, जब वो क्या होगा, वो जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि एसिड में हल्दी का इंडिकेटर कोई चेंज नहीं करता और न्यूट्रल सब्सटेंस में भी कोई चेंज नहीं करता, लेकिन बेस में जो है ये हल्दी के इंडिकेटर को यानी कि येलो से क्या कर देता है, रेड कर देता है, अगर हम बेस की बात करें यानी किसी क्षार की बात करें। चलो, इतना तो समझ में आ गया था। फिर हमने बात करी थी बच्चों चाइना रोज की। चाइना रोज यानी कि गुड़हल का पुष्प। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का हमारा इंडिकेटर ही है ना, नेचुरल इंडिकेटर या हम कहें प्राकृतिक सूचक है। चलिए, तो हमने इसको ऑब्टेन कैसे करना है, कैसे इसको बनाना है, तो गुड़हल की जो पंखुड़ियां होती हैं, पंखुड़ी से हम इसको बना सकते हैं आसानी से। अब ये जो कलर्ड सॉल्यूशन हमें मिलेगा, यानी कि एक जो रंगीन विलयन हमें मिलेगा, यही क्या है, हमारा इंडिकेटर है। इसी की मदद से हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखो इसका इनिशियल कलर तो कुछ ऐसा पिंकिश पिंकिश होता है, जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पर इमेज में, ठीक है। ये तो इसका अपना अपना कलर है। वहीं अगर हम बात करें, इसको अगर हम किसी एसिड में डालते हैं, जैसे कि नींबू का रस है उसमें डाल दिया, ठीक है, इसके अलावा विनेगर है, विनेगर भी क्या होता है, विनेगर में भी डाल दिया, तो वहां पर इसका रंग क्या हो जाता है, मजेंटा हो जाता है। यानी कि ये जो चाइना रोज है ये एसिड में क्या रंग देता है, मजेंटा रंग देता है, मजेंटा रंग देता है। वहीं बेस में ये क्या रंग देता है, अगर हम इसे किसी साबुन के सॉल्यूशन में डाल दें, बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन में डाल दें, ठीक है, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, तो इसका रंग हो जाएगा हरा। तब ये कैसा कलर देता है, हरा कलर देता है। चलिए, तो इतनी बात भी क्लियर हो गई थी। तो यहाँ पर कलर में कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए हम इसको दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं ताकि कोई भी कलर में हमें कंफ्यूजन ना हो। फिर बात करते हैं फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर की। फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर, ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग आपको अच्छे से याद कर लेनी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए,
तो इसको हम लिख सकते हैं फिनोल्फथैलिन। ठीक है, फिनोल्फथैलिन इंडिकेटर। अब ये क्या है, हमारा एक तरह का सिंथेटिक इंडिकेटर है। ये तो हमने बात कर ली थी कि ये क्या है, सिंथेटिक है। ठीक, फिर बात करते हैं बच्चों, ये कैसा होता है, कलरलेस इन एसिड सॉल्यूशन, यानी कि एसिड में क्या कोई कलर भी नहीं देता, एसिड में क्या हो जाता है, ये कलरलेस हो जाता है। ठीक है, वहीं बात करें बेस में, तो बेस में ये क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। अब इसका जो अपना कलर है वो तो आप देख ही पा रहे हो, थोड़ा पिंकिश पिंकिश है। ठीक है, पी से फिनोल्फथैलिन, पी से पिंक, तो ये एसिड में हो जाता है कलरलेस और बेस में हो जाता है रेड। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, बेस में देखो एक और इंडिकेटर रेड होता है, वो था हमारा टर्मरिक इंडिकेटर, वो भी क्या हो रहा था, बेस में रेड हो जाता था। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, यानी कि उदासीनीकरण रिएक्शन की। लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों, अगर हमें कोई एसिड और बेस साथ में मिलाना है तो क्या होता है, अगर हम किसी एसिड को और किसी बेस को साथ में मिलाएं, तो बच्चों अगर हम किसी एसिड को और बेस को साथ में मिलाते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान होता क्या है, सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, यानी कि नमक बनता है। ठीक है, तो जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो हमें मिलता है जल और सॉल्ट। ठीक है, नमक या लवण जिसे हम कहते हैं। अब ये जो सॉल्ट होता है ना बच्चों, ये जो लवण होता है, ये एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है, यानी कि ये अम्लीय प्रकृति का भी हो सकता है और ये क्षारकीय प्रकृति का भी हो सकता है और उदासीन प्रकृति का भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि जब हम एसिड ज्यादा डाल रहे हैं और बेस कम डाल रहे हैं तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, और जब हम बेस ज्यादा डाल रहे हैं एसिड कम डाल रहे हैं तब जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट होगा। और जब हम एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस डाल रहे हैं तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा बच्चों न्यूट्रल सॉल्ट। ज्यादा एसिड का मतलब है हम अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हैं और वीक बेस डाल रहे हैं तो सॉल्ट कैसा बनेगा, एसिडिक। और अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हैं और वीक एसिड डाल रहे हैं तो सॉल्ट कैसा बनेगा, तो बनेगा हमारा बेसिक सॉल्ट। ठीक है, वहीं अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। यही अम्ल और क्षार के बीच होने वाली जो प्रक्रिया है, अभिक्रिया है, उसे ही उदासीनीकरण कहा जाता है। तो यहाँ से जो है ऊष्मा भी निर्मुक्त होती है, हमने लिखा हुआ है इवोल्यूशन ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा भी क्या होती है यहाँ से निर्मुक्त होती है। चलिए, तो इतना पॉइंट तो समझ में आ गया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, क्या यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी समझ में आ गया। चलो, तो फिर लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसका हमारा डेली लाइफ में क्या रोल है ना, एवरीडे लाइफ में क्या काम आती है वो हमारी। तो सबसे पहले हमने बात की थी इनडाइजेशन यानी कि अपाचन की। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था बच्चों, देखो अपाचन का कारण क्या है, अपाचन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हर कोई कभी ना कभी गुजरता है या कभी ना कभी आगे फ्यूचर में गुजरेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है बच्चों, अच्छा इसमें होता क्या है, सबसे पहले जो हमारा स्टमक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो स्टमक बनाया हुआ है, स्टमक में आपको आग जलती हुई दिखाई दे रही है। आग जलती हुई दिखाई देने का क्या मतलब है, देखो हमारे स्टमक में HCl एसिड प्रेजेंट होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। अब वो क्यों होती, ताकि खाने का अच्छे से पाचन हो सके। ठीक है, तो बेसिकली वो हमारे लिए यूजफुल है क्योंकि वो हमारा खाने को पाचन करने में मदद करती है। लेकिन बच्चों जब ये HCl की मात्रा हमारे स्टमक में ज्यादा हो जाती है, ठीक है, स्टमक में क्या और ये एसिड की मात्रा बढ़ रही है, तो एसिड की मात्रा बढ़ने से हमें एसिडिटी होती है। एसिडिटी होना यानी कि हमें जो है सीने में जलन महसूस होने लगती है। इसके अलावा अपाचन जैसी स्थितियां इसमें बनती हैं। ठीक, साथ ही हमें अनईजी फील होने लगता है और तबीयत बहुत ज्यादा खराब भी हो सकती है।
तो इसके लिए क्या किया जाता है, जब एसिड की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ रही है तो उसे हमें क्या करना है, उसे न्यूट्रलाइज करना है यानी कि उदासीन करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, एक एंटासिड है। ठीक है, अब ये दूध या मैग्नीशियम लेने से ये क्या करता है, अब ये जो दूध या मैग्नीशियम है बच्चों, ये है क्या, ये है एक बेस और HCl है एक एसिड। तो ये एसिड और बेस मिल करके क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और जो ये बेस है वो बढ़ती हुई एसिड को पेट में क्या कर लेता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, उसके इफेक्ट को खत्म कर देता है, जिस वजह से हम वापस से रिलैक्स हो जाते हैं, हमें क्या मिल जाती है, राहत मिल जाती है। तो ये हो गया इंडाइजेशन। नेक्स्ट बात करते हैं एंट बाइट की। एंट बाइट में भी हमने यही पढ़ा था कि चींटी जब डंक मारती है तो वो हमारे शरीर में क्या करती है, फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है। जहां पर भी वो क्या करेगी, डंक मारेगी, वहां पर वो फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है। अब ये फॉर्मिक एसिड क्या है, एक एसिड है। तो यहाँ पर अगर हम कोई बेस डालते हैं, जैसे मॉइस्ट बेकिंग सोडा को अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने उस एरिया पर रगड़ते हैं जहां पर चींटी ने डंक मारा है, तो क्या हो सकता है, तो उससे क्या हो जाएगा, वो जो बेस है वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा और जो है वहां पर हमें जो तकलीफ हो रही थी उससे हमें राहत मिल जाएगी। अब बात करते हैं सॉइल ट्रीटमेंट की, यानी कि मृदा उपचार की। तो सॉइल ट्रीटमेंट में देखो, प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज ईदर टू एसिडिक और टू बेसिक। अब देखो कोई भी प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो ग्रो नहीं करेंगे, उगेंगे नहीं अगर जो हमारी मिट्टी है, मृदा है, वो ज्यादा अम्लीय है या ज्यादा क्षारीय है। तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, ज्यादा एसिडिक में भी नहीं करेंगे, ज्यादा बेसिक में भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब सॉइल ज्यादा एसिडिक हो, जब सॉइल ज्यादा एसिडिक होती है तो उसमें बेस जैसे कि क्विकलाइम डाल दिया जाता है जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है, या स्लेक्ड लाइम डाल दिया जाता है, जिस वजह से मृदा जो ज्यादा क्या है, एसिडिक है, बेस डालने से उसका एसिडिक का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और सॉइल क्या हो जाएगी, प्लांट्स ग्रो करने के लिए अब तैयार हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें सॉइल ज्यादा बेसिक है, ठीक है, सॉइल है हमारे पास, जो हमारी सॉइल है वो ज्यादा बेसिक है, तो भी वहां पर प्लांट ग्रो नहीं करेंगे, तो हम वहां पर क्या डाल देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स को डाल देते हैं। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिक मैटर्स क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, एसिड रिलीज करते हैं। ठीक है, एसिड रिलीज करने से जो सॉइल का नेचर क्या था, बेसिक नेचर था, अब एसिड रिलीज होने की वजह से वहां पर ये जो एसिड है उस बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा और फिर ये क्या हो जाएगी, सॉइल तैयार हो जाएगी किसी भी तरह के प्लांट को ग्रो करने के लिए। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है कि ज्यादा एसिडिक सॉइल है या ज्यादा बेसिक सॉइल है तो वहां पर प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर ज्यादा एसिडिक यानी कि ज्यादा अम्लीय मृदा है तो वहां पर बेस डाल करके, जैसे स्लेक्ड लाइम या क्विक लाइम जैसे बेस डाल करके, जैसे हम कह सकते हैं कि बुझा हुआ चूना, ये डाल करके हम क्या कर सकते हैं, उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें, अगर हमारी जो मृदा है वो ज्यादा बेसिक है ना, ज्यादा क्षारीय हो चुकी है, तभी भी वहां पर प्लांट ग्रो नहीं करेंगे, तो हम वहां पर कंपोस्ट खाद वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, या हम ये ऑर्गेनिक मैटर डाल सकते हैं, क्योंकि इन ऑर्गेनिक मैटर में जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। ठीक है, जिनसे कि ये क्या होती है, एसिड रिलीज करते हैं, एसिड छोड़ते हैं और जो सॉइल है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है फैक्ट्री वेस्ट, यानी कि कारखानों का अपशिष्ट। वेस्ट यानी कि अपशिष्ट। अब हम जानते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्री से बहुत सारा वेस्ट निकलता है और उस वेस्ट को कहाँ डाल दिया जाता है, सीधा नदियों में या समुद्रों में छोड़ दिया जाता है। अब ये जो वेस्ट होता है बच्चों, इसमें क्या होती है, बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब फैक्ट्री से अगर ये वेस्ट जिसमें कि एसिड प्रेजेंट है, इनको अगर डायरेक्टली समुद्र में या जो वाटर बॉडीज है वहां डाल दिया जाएगा, तो इन एसिड के कारण वहां रह रहे जो ऑर्गेनिज्म है, मछलियां हैं, प्लांट्स हैं, वो सारे ही के सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसीलिए जो फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है जिसमें एसिड ज्यादा मौजूद होता है, ज्यादातर वो एसिडिक होता है, तो उसे क्या किया जाता है, पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है,
ठीक है, बेसिक सब्सटेंस डाल करके उसको न्यूट्रलाइज करके फिर उसे कहाँ छोड़ दिया जाता है, फिर उसको वाटर बॉडीज में डाल दिया जाता है। ऐसे नहीं डाला जाता है, ऐसे ही डालेंगे तो फिशेज हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आसपास रह रहे जो लोग हैं वो भी उस पानी का अगर उपयोग करते हैं तो उनमें भी बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं, उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, फैक्ट्री से जो वेस्ट आता है उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है, उसमें बेस डाल के बेसिक सब्सटेंस को मिला करके, जिससे कि वो न्यूट्रलाइज हो करके उन्हें फिर वापस जो है वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है, ताकि वो वहां रह रहे ऑर्गेनिजम्स को, फिशेस को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। तो इस तरीके से बच्चों न्यूट्रलाइजेशन जो है हमारे दैनिक दैनिक जीवन में इतना काम आता है। ठीक है, इस प्रोसेस से देखो कितनी सारी चीजें हमने करी, इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम थी, या फैक्ट्री वेस्ट की जो प्रॉब्लम है, मृदा उपचार की जो प्रॉब्लम है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को हमने क्या किया, न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस से क्या कर लिया, सही कर लिया। तो इस चैप्टर में बस इतना ही बच्चों। तो बच्चों हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, अच्छे से हमने चैप्टर को पढ़ लिया है। एसिड्स के बारे में हमने पढ़ा, बेसिस के बारे में हमने पढ़ा, सॉल्ट्स के बारे में हमने पढ़ा, साथ ही हमने न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा, वो हमारी डेली लाइफ में कैसे उपयोग में आती है वो हमने पढ़ा। वहां पर हमने उसके काफी सारे पॉइंट्स को डिस्कस भी किया। फिर हमने इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ा, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैसे उन्हें बनाया जाता है, क्या वो कलर देते हैं, है ना, कैसे उनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एसिड क्या होते हैं, बेसिस कौन से होते हैं, और न्यूट्रल सब्सटेंसेस को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो सारे ही टॉपिक इस चैप्टर के हमने लगभग कवर कर लिए हैं। बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जहां पर हम कुछ एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस करेंगे, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे, और साथ ही कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, ताकि अगर चैप्टर के दौरान कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो वहां पर क्वेश्चन आंसर्स में वो सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।